A very good evening to all of you. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good गुड evening. इवनिंग। Good evening all. Good evening all. Uh, मुझे रिसर्च नमस्ते मैम मैम। आप लोग Good evening, ma'am. गुड इवनिंग गुड इवनिंग 1 second 1 second there is a problem. रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अब हम लोग धीरे धीरे अपने कोर्स की जितनी यूनिट्स मुझे लेनी थी मेरे ख्याल से उसमें से 4th यूनिट ऐसे हम आप लोगों को पता ही है कि 4 यूनिट्स डॉक्टर गोपाल सिंह आप लोगों को पढ़ाएंगी। 4 यूनिट्स मुझे पढ़ानी थी, तो 3 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी। आज हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी 4th यूनिट की तरफ, जो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड है काफी ज्यादा। तो अगर सब आप बहुत से बच्चे ऐसे होंगे शायद इनके पास आसपास इस समय कॉपी या कुछ पेन नहीं होगा, तो चूंकि आज से आपका स्टैटिस्टिक्स पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठो, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे छोटे छोटे से, तो आपको वो हेल्प करेगा। तो आज हम लोग अपनी 4th यूनिट स्टार्ट करते हैं, जिससे पहला जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मैं आप सभी के साथ अपना प्रेजेंटेशन शेयर करने आ रही हूँ। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। किसी को कुछ इसके बारे में पहले से पता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होते हैं, या कभी सुना हो आपने? यस मैम, पढ़े हैं मैडम। हाँ बताइए। सेंट्रल टेंडेंसी किसी डेटास का सेंट्रल इंटेंसिटी निकालता है, जैसे कि मीन निकालता है। सेंट्रल टेंडेंसी मोड निकालता है, जैसे कि उसमें कितने फैशंस के रूप में वो यूज किया जा रहा है कोई कोई डेटास, या इसका मिडल मिडल पोजीशन देता है, जैसे मीडियन मिडल पोजीशन देता है। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी में ये बड़े लेवल पर ये प्रयोग होते हैं। इसके बाद उसके डिस्पर्सन वगैरह प्रयोग होते हैं, जिसमें हम लोग मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशंस वगैरह पढ़ते हैं, रेंज पढ़ते हैं, इस तरह के। नहीं मुरली, आप फिर से रिपीट करो, आप क्या बोल रहे थे अभी? जस्ट अभी आपने क्या बोला? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन में ये उसका डिस्पर्सन है, सेंट्रल टेंडेंसी का डिस्पर्सन माना जाता है। हाँ, तो आज जी आज हम लोग अभी आपने बिल्कुल सही बताया, अभी आप जो मीन मीडियन मोड बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो। जी जी। तो इन मीन मीडियन मोड्स को हम लोग क्यों फाइंड आउट करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है? जैसे किसी डेटा का हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का उसमें इम्पैक्ट दिखता है, उससे हम लोग को मीन पता चलता है, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का इम्पैक्ट रहता है। मीडियन में पोजीशन, मिडिल पोजीशन हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है कोई सर्वे का, उसमें मिडल रेंज क्या है उसका। या मोड में हम लोग प्रयोग करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सिटी में कौन सा फंक्शन ज़्यादा प्रमोटेड है, उसको हम लोग मोड से जान पाते हैं कि ये इसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, इस सिटी में ये काम ज़्यादा होता है। इससे हम लोग उस सिटी को स्पेशल कैटेगरी देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इटावा शहर में घी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हम लोग उसका एक मोड निकल जाता है उस सिटी में कि इसका ज़्यादा प्रोडक्शन है, वहाँ से एक सेंट्रल टेंडेंसी पता चल जाता है मोड का। ओके, काफी सही बताया मुरली ने। और कोई अटेम्प्ट करना चाहते हैं आंसर देने का? मुरली ने ये बताया बेसिकली कि मेजर सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत हम लोग कौन कौन सी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, तो थोड़ा सा सही भी था। एक मैं जनरल आंसर आप लोग से जानना चाह रही हूँ कि हम सभी लोग ने 8th क्लास तक तो स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी पढ़ी भी है और सेंट्रल टेंडेंसी भी पढ़ी है, तो एक मैं आंसर सुनना चाह रही थी आप सभी से। अगर कोई और अटेम्प्ट करना चाहता है, वरना फिर मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगी ही। Am I audible? Yes, ma'am. यस यस। ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है। मुरली ने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की। बेसिकली क्या होता है मेजर ऑफ टेंडल टेंडेंसी?
कोई ढेर सारे आंकड़े आपके पास, मान लो आपने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, ठीक, और आप जानना चाहते हो कि उस पर्टिकुलर जैसे आपने डेटा कलेक्ट किया तो आपके पास क्या होगा, ढेर सारे स्कोर्स होंगे, मतलब ढेर सारा डेटा, जो डेटा होगा उसमें बहुत सारी वैल्यूज होंगी न्यूमेरिकल, अगर आपका न्यूमेरिकल डेटा है, न्यूमरिक डेटा है, तो आपके पास बहुत सारी वैल्यूज होंगी और वो आपके पास रिकॉर्डेड है, ठीक है। और आपको क्या करना है, जिस भी ग्रुप से आपने वो डेटा कलेक्ट किया है उसके बारे में आप एक व्यू बनाना चाहते हो कि आखिर उस ग्रुप का परफॉर्मेंस कैसा है, या ग्रुप में करीब करीब लोग किस चीज को दिखा रहे हैं, ठीक है, या उस ग्रुप का सेंटर क्या है। इस चीज को जानने के लिए हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको शो करती हूँ। Measures of central tendency. Measures of central tendency provides a very convenient way of describing a set of scores with a single number that describes the performance of the group. यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के द्वारा बहुत आसान हो जाता है किसी सेट ऑफ स्कोर्स को एक सिंगल स्कोर के माध्यम से किसी ग्रुप की परफॉर्मेंस को बताना, कि कोई ग्रुप कैसा वर्क कर रहा है, या किसी ग्रुप की एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, एक कह सकते हैं अंदाजन कैरेक्टरिस्टिक क्या शो कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ठीक है। तो मेजर ऑफ जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो क्या होता है, कई सारे स्कोर्स को अगर हमें कई सारे स्कोर्स के आधार पर हमें किसी ग्रुप की परफॉर्मेंस को बताना हो, या किसी ग्रुप की एक जनरल टेंडेंसी को बताना हो, तो उसके लिए हम जो भी मेजर्स को कैलकुलेट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करते हैं, वो आपके कहलाते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। अब सेंट्रल टेंडेंसी, इनको सेंट्रल क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये कई सारे जो स्कोर्स होते हैं जो फैले हुए होते हैं या जो आपके पास इकट्ठा होते हैं, उनका भी एक सेंटर पॉइंट को नोटिफाई करता है, जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप में जो जितने भी बाकी सारे स्कोर्स हैं या जितने भी बाकी सारे लोग हैं, लोग के ही किसी इंडिविजुअल के ही स्कोर्स होंगे, तो जो सारे इंडिविजुअल्स हैं वो किस एक पर्टिकुलर पॉइंट के इर्द गिर्द घूमते हैं, या उनका जो सेंट्रल पॉइंट है, या जो उनको कह सकते हैं जिससे वो थोड़ा सा ही डेविएट है, और जो उनकी ग्रुप की एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को या एक उनकी परफॉर्मेंस को शो करता है, वो आपको कहलाता है, जो उनकी सेंटर को शो करता है वो आपको कहलाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे आप लोग इसको इस तरह से समझ सकते हो, जैसे मान लो क्या हुआ, आप किसी स्कूल में टीचर हो, आप सभी लोग किसी स्कूल में टीचर हो, मान लो 7th क्लास में पढ़ाते हो आप लोग, ठीक। अब आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन है, ठीक है, एनुअल फंक्शन में सभी 7th क्लास के सभी स्टूडेंट्स कोई पार्टिसिपेट करें, किसी डांस से पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अब उसके लिए क्या, जब डांस से पार्टिसिपेट वो कर रहे हैं तो उन्हें उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक ड्रेस सिलवानी है, ठीक है। तो अब टेलर तो हर, चूंकि 7th क्लास में बच्चे 40-50 होंगे और एक जब स्कूल में एनुअल फंक्शन है तो जाहिर सी बात है बच्चे बहुत सारे, लगभग ऑलमोस्ट सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक जो टेलर है वो हर बच्चे का तो मेजरमेंट लेना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो क्लास टीचर के पास जाएगा, वो कहेगा अच्छा आप मुझे अंदाजन बता दीजिए कि यहाँ के जो सारे बच्चे उनकी हाइट लमसम कितनी होगी, अंदाजन आप बता दें। तो फिर टीचर क्या करते हैं, क्योंकि टीचर के पास तो ये टाइम हो सकता है ना कि वो 30 से 35 बच्चों की फटाक से क्या करे, वो अपने मेजरिंग टेप से वो उनकी हाइट को मेजर कर ले और फटाक से उसका मीन करके टेलर को बता देगी कि बच्चे कितने, जैसे कि 1.5 मीटर के बच्चे हैं, 7th क्लास के बच्चे 1.2 मीटर के हैं, इस तरह से मैं मीटर में बता रही हूँ, इसे वो फीट या इंचेस में भी बता सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, जो टेलर मास्टर होंगे उनको ये अंदाजा लग जाएगा कि वहाँ 7th क्लास के सभी बच्चे मोर और लेस 1.2 मीटर के इर्द गिर्द है, तो वो एक अंदाजे से सभी की प्रॉपर ड्रेसेस बनाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर सभी को, जब आपको क्या करना हो, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में जानना हो कि वो ग्रुप कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके जो उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं जिनसे वो ग्रुप बना हुआ है
वो किस नॉर्मल एक पर्टिकुलर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, तो उस केस में हम क्या ज्ञात करते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालने की, जैसे मुरली ने पहले ही बता दिया कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली 3 तरह की हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहला है मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा मोड। मीन को हिंदी में माध्य कहते हैं या औसत कहते हैं, और इंग्लिश में इसको एवरेज भी कहते हैं। मीडियन को हिंदी में माध्यिका कहते हैं, मोड को बहुलांक कहते हैं। अब हम लोग इन्हीं तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और चूंकि आप लोग के एग्जाम्स भी हैं शायद, तो न्यूमेरिकल छोटे छोटे आ सकते हैं, तभी मैंने आप लोग से सभी से कहा है कि सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठो, ताकि हम लोग साथ ही साथ थोड़े से न्यूमेरिकल करते चलेंगे। अब मीन क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं। मीन, the mean of a set of values or measurements is the sum of all the measurements divided by the numbers of measurement in the set। किसी भी सेट ऑफ स्कोर्स का अगर हमें मीन निकालना हो या माध्य निकालना हो या औसत निकालना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे आपके पास 10 स्कोर्स हैं, आप क्या कर रहे हो, किसी क्लास में पढ़ाते हो, वहां के मान लो 30 बच्चे आपके अंडर में, आपने क्या किया, 30 का एक टेस्ट लिया, मैथमेटिक्स टेस्ट लिया, और आपके पास क्या आ गए, उनके स्कोर्स आ गए। अब आपको क्या करना है, इन 30 स्कोर्स का मीन निकालना है, माध्य निकालना है। तो आप क्या करोगे, सिंपली उन सभी स्कोर्स को ऐड ऑन करोगे, यानी उन सभी स्कोर्स को आपस में प्लस कर दोगे। यानी 30 स्कोर्स, जैसे किसी को मान लीजिए 10 नंबर का आपने टेस्ट लिया है, तो 30 बच्चों में से किसी को 2 मिला है, किसी को 4, किसी को 8, किसी को 10, किसी को 9, किसी को 7, ऐसे ही 30 वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। आप क्या करोगे, उन 30 वैल्यूज को ऐड ऑन करोगे, और उससे नंबर ऑफ मेजरमेंट, ये नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी 30 बच्चे हैं जो कि, तो नंबर किसे डिवाइड कर दोगे, 30 से। 30 जो आपके पास वैल्यूज आई उनको ऐड ऑन करोगे और उसको 30 से डिवाइड करोगे, तो जो भी वैल्यू आपके पास आएगी उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए मीन या माध्य कहलाती है। ठीक है, जितनी भी सेंट्रल टेंडेंसी है हमारी, मीन, मीडियन, मोड, उसमें सबसे ज्यादा रिलायबल सबसे ज्यादा रिलायबल अगर कहा जाए और मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड मोड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाए, तो उसमें वो मीन को ही बोला जाता है। ठीक है, अगर इफ वी कंप्यूट the mean of the population, we call it parametric और population mean, और उसको हम डिनोट करते हैं एक अक्षर से, जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जिसको हम म्यू कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये म्यू बना हुआ है, ये एक अक्षर बना, ग्रीक अक्षर बना है, इसको हम म्यू कहते हैं, म्यू से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, शायद इसकी बात भी हुई थी कि स्टैटिस्टिक में 2 तरह की बातें होती हैं, एक पैरामीट्रिक पैरामीटर्स और एक होता है आपका स्टैटिस्टिक्स। पैरामीटर क्या होता है, जैसे अगर आप क्या करते हो, कोई रिसर्च कर रहे हो जिसकी पॉपुलेशन आप बहुत छोटी है, तो आप क्या करोगे, उसमें से सैम्पलिंग नहीं करोगे, बल्कि सभी लोगों को अपनी रिसर्च में इन्वॉल्व कर लोगे। ठीक है, मान लो आपने क्या किया, 40 लोग, आपकी पॉपुलेशन सिर्फ 40 लोग की है, तो आपने क्या किया, उन 40 लोगों के कोई स्कोर प्राप्त कर लिया और उसको 40 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो आपके पास जो मीन आया वो पॉपुलेशन पर बेस है, इसीलिए उसे पैरामीटर कहते हैं। ठीक, लेकिन जब हम मीन किसी सैंपल के आधार पर निकालते हैं, मान लीजिए आपकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और टाइम की वजह से, जैसे हम लोगों ने बात भी की थी, टाइम मनी की वजह से हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं यार, और आपने क्या किया, सैंपल्स के द्वारा कोई स्कोर्स को ज्ञात किया, फिर अगर आपने मीन निकाला है तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और इसको यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, स्मॉल एक्स के ऊपर एक लाइन खींची है जिसे बार कहते हैं, इसको अगर पढ़ा जाए तो उसको हम कहते हैं एक्स बार। ठीक है, अगर पॉपुलेशन की मीन को डिनोट करना होता है कभी भी, तो हम उसको म्यू से डिनोट करते हैं, ये आपका जो यहाँ पर म्यू लिखा है, और अगर हम सैंपल का मीन निकालते हैं तो उसे हम एक्स बार, या आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, वाई बार, मतलब उसको इस तरह से लिखेंगे, एक्स बार, वाई बार, जेड बार, ए बार, कुछ भी जो भी आप वैल्यू देना चाहो। ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है वो स्टैटिस्टिक कहलाती है। अगर पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करते हैं तो आपकी पैरामीटर्स होती है,
सैंपल के आधार पर अगर हम कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कोई भी मेजर्स निकालते हैं, वो आपकी स्टैटिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो मीन क्या होता है? सिंपली सेट ऑफ स्कोर्स को प्लस करना, सेट ऑफ स्कोर्स को प्लस करना और नंबर ऑफ स्कोर से डिवाइड कर देना। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा मतलब आपने क्या किया है, डेटा को से मान लो 30 बच्चों का आपने टेस्ट लिया, आपको आपके पास 30 स्कोर्स आ गए। ठीक है, जो कि अलग 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 थलग पड़े हुए हैं, आपने उसको क्लब नहीं किया, किसी ग्रुप में नहीं बांटा है। ठीक है, तो वो आपका होता है अनग्रुप्ड डेटा। ठीक, जब आपके पास अनग्रुप्ड डेटा हो, यानी आपको फ्रीक्वेंसीज में ना मतलब उनको जैसे मान लो ऐसे लिखा है, आपने 10 बच्चों का डेटा लिया, उसमें ऐसे नंबर्स आए, 8 9 10 7 5 6 7 8 9 10 ऐसे आ गए। तो इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्कोर अलग थलग पड़े हुए हैं, आपने इसको क्या किया है, किन्हीं ग्रुप्स के अंदर नहीं किया है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, जब भी आपके पास अनग्रुप्ड डेटा हो और आपको मीन कैलकुलेट करना हो, तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला देख रहे हो, x bar is equal to sigma x upon n। हाँ, x बार इज इक्वल टू स्मॉल x बार इज इक्वल टू समेशन, यस इसको सिग्मा कहते हैं, समेशन भी बोल सकते हो आप, सिग्मा भी बोल सकते हो, सिग्मा x अपॉन स्मॉल n। ठीक है, अब जब भी सबसे पहली बात है, जब भी हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो हमेशा फॉर्मूला लिखने के बाद उस फॉर्मूले में जो जो भी क्वांटिटीज आपको दिख रही होती हैं उसके मीनिंग को जरूर से लिखना चाहिए। आप लोग लिखना चाहो यहाँ पर लिख सकते हो। एक्स बार आपको क्या शो कर रहा है, मीन शो कर रहा है। एक्स बार आपका मीन शो कर रहा है। सिग्मा एक्स क्या है, जितने भी स्कोर्स हैं जब उनको एड ऑन करना होता है तो उसको हम कहते हैं सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स। ठीक है, सम ऑफ द मेजरमेंट और वैल्यूज, यानी ऐसे मान लो आपके पास 10 स्कोर्स है, तो उन 10 स्कोर्स को जब एड ऑन करोगी तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी कहलाती है सिग्मा एक्स। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ स्कोर्स, यानी उन कितने स्कोर्स हैं, कितने स्कोर्स है उनकी संख्या। जैसे 10 स्कोर्स है तो 10 स्कोर्स को एड ऑन करने पर सिग्मा एक्स आएगा, और जो 10 स्कोर्स है वो आपके एन स्मॉल एन की वैल्यू को दिखाते हैं। अब सभी के पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि मिस सुलेट collects the data on ages of mathematics teachers in the Santa Rosa school, and her study yields the following। मतलब कोई एक मिसेस सुलेट थी, वन सेकेंड, मैं भी कंटिन्यू करी, वन सेकेंड। हाँ, ये आपके पास स्कोर्स है, आप लोग सिंपली अपने कॉपी में स्कोर्स नोट करो। 38, 35, 28, 36, 35, 33, 40, ये स्कोर्स है आपके पास। इसका आप लोग मीन कैलकुलेट करके मुझे बताओ। 38, 35, 28, 36, 35, 33, 40। ये कुछ स्कोर्स है जिसका आपको माध्य या औसत कैलकुलेट करना है। 35.428। और किसी ने कैलकुलेट कर लिया? आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। 35 मैडम, 35। अच्छा, अभी किसी ने 35.48 बताया था शायद। जी मैम। आप एक बार कैलकुलेट करके देखो इस बार। अच्छा मैं देखता हूँ।
हाँ, एक बार आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लास टाइम कम है और हमने सारे वो सीखने भी है, तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम बस लेकिन ऐसे जहाँ पर हम मीन निकालते हैं तो ऐसी जगह में कैलकुलेटर का तो और पॉइंट्स में संख्या निकालने का तो कोई हमें लगता है मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं, पूछ रहा हूँ मतलब कि हो सकता है। मीन पॉइंट पे भी आ सकते, पॉइंट पे मैम भी आ सकते 35 35 245/7 आ रहा है मैडम, 35 आ रहा है। 35 यस हैं। ठीक है, जिनका भी 35 आ रहा है उनका आंसर करेक्ट है, ठीक है। और जिनका थोड़ा सा भी डेविएट कर रहा है 35 से, तो वो एक बार चेक कर सकते हैं। तो हम लोग जब ये फॉर्मूला जो मैंने बताया वो तब का है जब आपके पास क्या हो, डेटा अनग्रुप्ड फॉर्म में हो, यानी उसमें क्लास इंटरवल्स ना हो, फ्रीक्वेंसीज ना दी हो, उस केस में हम मीन निकालते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन से, जहाँ पर सिग्मा एक्स आपका क्या होता है, टोटल नंबर जो आपके स्कोर्स है उनका एड ऑन करना होता है, और नंबर ऑफ स्कोर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। लेकिन अगर आपके पास फ्रीक्वेंसीज दे रखी हो तब हम क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली हाँ अच्छा, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसीज में कोई फॉर्म दे रखा हो, आपके पास क्लास इंटरवल्स दे रखे हो और फ्रीक्वेंसीज में डेटा हो, तो हम दो तरीके से मीन निकाल सकते हैं। पहला तरीका है मिड पॉइंट मेथड और दूसरा तरीका है यूनिट डेविएशन मेथड। तो दोनों पे ही हम बात करेंगे, मिड पॉइंट मेथड और यूनिट डेविएशन मेथड पे, ठीक है। अगर आपका डेटा क्लास इंटर ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप डेटा यानी जिसमें क्लास इंटरवल हो, क्लास इंटरवल आप लोग समझते हो ना? जी मैम। क्लास इंटरवल जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास 100 स्कोर्स हैं, 100 स्कोर्स में लोएस्ट हमारा 1 है, 1 स्कोर है, और हाईएस्ट आपका 100 स्कोर है। तो हमने क्या किया, उसको 10-10 के लेवल पे बांट दिया, जैसे 1 to 10, 10 to 20, 10 20 to 30, 20 to 30। तो हमने क्या किया, पूरे स्कोर्स को इंटरवल्स में बांट दिया, और फिर जैसे 1 से 10 के बीच में कोई स्कोर्स आए हुए हैं, जैसे 5 स्कोर्स आए तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी रख दी। फ्रीक्वेंसी मतलब उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में जितने भी स्कोर्स आए हुए हैं उनके नाम हम, उनके नंबर्स हम वहां पर लिख देते हैं, वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बारंबारता बोलते हैं, यानी कोई नंबर कितनी बार आया है। क्लास इंटरवल के केस में क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर जितने भी जाने नहीं देंगे वहाँ, बैठो यहाँ पे। जितने भी स्कोर्स आते हैं, पूरा था जब दिन आप सभी लोग अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दो। पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में जितने भी स्कोर्स आते हैं उनको गिनकर हम उसको फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत रख देते हैं। यहाँ पर आपका एक न्यूमेरिकल आप लोग को सामने दिख रहा होगा, उसमें वो पहले से ही क्लास इंटरवल क्रिएट है। यहाँ पर लिखा है LL, यहाँ पर UL लिखा है, यानी लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो 11 से 22, 23 से 34। आप लोगों ने बेसिकली अभी तक अगर देखा होगा तो इसमें थोड़ा सा टेबल में इन्होंने ऐसे बना दिए, ऐसे ऐसे देखा होगा, इनके बीच में ऐसे बना रहता है, ठीक है। ये क्लास इंटरवल्स हैं आपके, क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं आपको, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे रखी है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यानी 11 से 22 के बीच में 3 स्कोर्स हैं, 23 से 34 के बीच में 5 स्कोर्स हैं, 35 से 46 के बीच में 11 है, और ऐसे ही करके इतने सारे स्कोर्स हैं। अब यहाँ पर अगर आपको जैसे केवल इतना पार्ट दे रखा है, अब आपके को कहा गया मीन कैलकुलेट करिए, तो हमारे पास दो तरीके, एक है मिड पॉइंट मेथड। मिड पॉइंट मेथड मतलब सिंपली क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो क्लास इंटरवल होता है उसका मिड पॉइंट निकालते हैं। हर क्लास इंटरवल का हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करिए और उसको यार कह सकते हैं बेसिकली इनका मिड पॉइंट का मतलब क्या है, एवरेज निकालना। 11 से 22 वाले का अगर हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 11 प्लस 22 अपॉन 2। आप वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो 16.5 आएगी। सभी स्टूडेंट्स
अपने कॉपी और पेन के साथ साथ अपने कैलकुलेटर को भी यूज करते रहें। आप सभी लोग कैलकुलेट करके देखो, एक्स की वैल्यूज निकाल लो सभी लोग। कैसे निकालोगे? लोअर लिमिट और अपर हर रो में लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करिए और उसे 2 से डिवाइड करिए। मिड पॉइंट क्या होता है? कोई दो पॉइंट्स दे रखिए, उसका कभी भी कहीं पर भी कोई और सिचुएशन भी हो, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं और आपको उसका मिड पॉइंट निकालना, तो सिंपली क्या करोगे, उन दोनों वैल्यूज को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे। इस केस में मिड पॉइंट को स्मॉल एक्स से दिखाया है इन्होंने, ये देखिए, ये आपका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कैसे निकाला है? लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया। 11 और 22 को प्लस करके जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आती है 16.5। आप सभी लोग क्लास इंटरवल ड्रॉ कर लो और फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद आप मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लो। इसमें आ रहा है इनपुट। हो गया मैम। ओके, तो आपके पास क्या है? मिड पॉइंट इंटरवल में क्या है? आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई है, आपके पास स्मॉल एक्स है, ठीक है। जब आप मिड पॉइंट मेथड के थ्रू मीन निकालते हो तो उसके लिए फॉर्मूला ये देखिए आप, ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्या सिग्मा जो आपका एक्स बार है वो क्या है? इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन, जहां पर एफ क्या है? फ्रीक्वेंसीज है, स्मॉल एक्स आपका मिड पॉइंट है हर क्लास इंटरवल के लिए, और एफ एक्स के लिए हर इंटरवल के लिए एफ एक्स की वैल्यू आएगी। एफ एक्स का जब आप समेशन कर दोगे, जब एड ऑन कर दोगे, तो जो वैल्यू आएगी उसको आप स्मॉल एन यानी जो फ्रीक्वेंसीज है, ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसीज है, इनको अगर हम क्या करें, एड ऑन कर दें, जोड़ दें, तो जो वैल्यू टोटल आएगी वो होती है नंबर ऑफ सैंपल साइज या टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। तो इस केस में 60 है। समेशन एफ एक्स की वैल्यू 3174 आई है। इसको जब 60 से डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी, जैसे इस केस में आई 52.90, वो आपकी हो जाएगी मीन की वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। ओके, नेक्स्ट एक मेथड है यूनिट डेविएशन मेथड। चूंकि ये बहुत मिड पॉइंट से, ये जो आपका मिड पॉइंट मेथड है बेसिकली, इसमें मिड पॉइंट जब हम निकालते हैं तो डेसिमल्स में आता है। डेसिमल्स में कैलकुलेशन और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उससे बचने के लिए एक दूसरा मेथड है आपका यूनिट डेविएशन मेथड। उसका फॉर्मूला ये है, आप लोग फॉर्मूला नोट कर लो बस, ताकि न्यूमेरिकल्स आए तो आप कर सको। एक्स बार इज इक्वल टू एक्स ए प्लस ब्रैकेट के अंदर समेशन एफ डी अपॉन एन इंटू सी, स्मॉल सी। अब यहाँ पर जो भी क्वांटिटीज है वो क्या है उसके बारे में बात कर ले। जो आपका एक्स ए है, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर एक्स ए है वो क्या है? एज्यूम्ड मीन है। एज्यूम्ड मीन के लिए हम लोग क्या करते हैं? एज्यूम्ड मीन मतलब हम लोग खुद से अपना एक मीन मान लेते हैं। आप क्या कर सकते हो, जो फ्रीक्वेंसीज के आधार पे किसी को भी, यहाँ एज्यूम्ड मीन है, माना हुआ मीन की बात है, तो आप किसी भी फ्रीक्वेंसी के आगे क्या कर सकते हो, अपना एज्यूम्ड मीन बना सकते हो। लेकिन कोशिश करनी चाहिए जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, जो जनरली यूज किया था उसमें क्या करते हैं, यूजुअली द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जिसकी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके मिड पॉइंट को हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। एफ आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास है। स्मॉल डी क्या है? डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन और यूनिट डेविएशन, अभी हम लोग आगे बात करेंगे उसकी। और स्मॉल एन आपका क्या है? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स और सैंपल साइज। स्मॉल सी क्या है? क्लास इंटरवल की विड्थ, कि क्लास इंटरवल जैसे मान लिए 5 से 10, फिर 10 से 15, तो ये जो इंटरवल्स हैं इनकी विड्थ क्या है, इनकी चौड़ाई क्या है? 5 से 10 तो नहीं 5, तो ये इनकी होती है विड्थ। तो इस पर बेस हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते होंगे, क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट दे रखी है, फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, ठीक है। अब हमें मान लो यूनिट डेविएशन मेथड से करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अब
जो आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे इस केस में क्या दिख रही है हमें 19, तो 19 के सामने आप क्या करोगे, जो भी मिड पॉइंट, जैसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो भी मिड पॉइंट आपका आया है उसको हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो आपका जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 52.5 हो जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, स्मॉल डी डेविएशन की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, आप जिस भी रो को आप एज्यूम्ड मीन मानते हो, इस केस में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो भी मिड पॉइंट है, जैसे 52.5, इसको हमने मीन माना है, तो इसी के आगे आप क्या कर दोगे, 0 लिख दोगे। ठीक है, 0 लिख दिया। अब इसमें आप लोग देख रहे होगे कि यहाँ पर लोएस्ट, ये जो फर्स्ट है 11 से 22 है, 23 से 34 है, यानी लोएस्ट से हायर की तरफ से गए हैं, हायर की तरफ आए हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, 0 के उस तरफ 1 2 3 लिखते चले जाएंगे जहां पर हायर है, हायर डायरेक्शन में चुकी है, तो यहाँ पर आप +1 +2 +3 लिखोगे। और बिलो साइड, 0 के बिलो साइड यानी नीचे, यहाँ पर क्या हो रही, चीजें घट रही, इस साइड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चीजें घट रही हैं, तो हम इधर क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो पहला -1 -2 -3, और चूंकि 0 की इधर चीजें बढ़ रही हैं, वैल्यू बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव तरीके से लिखेंगे, +1 +2 +3। तो ये आपकी वैल्यूज होगी डी की। अब आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए, एक्स से हमने कैलकुलेट कर लिया अपने उससे फ्रीक्वेंसीज और मिड पॉइंट के आधार पे। अब एफ की वैल्यू आपको पता है, डी की वैल्यू आपने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लिख ली है। अब हमें क्या करना है, समेशन एफ डी चाहिए, तो आप सिंपली क्या करोगे, एफ को डी से मल्टीप्लाई कर लोगे, वैल्यूज जो आएंगी इसको एड ऑन करोगे। इस केस में एफ डी की वैल्यू यहाँ पर 2 आई हुई है, तो समेशन एफ डी की जगह हमने 2 रख दिया अपॉन एन, एन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, ये 60 रख दिया। क्लास इंटरवल मुझे बताइए क्या है यहाँ पर, क्लास इंटरवल 12 है। 12 में कैसे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 + 1। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 + 1। इंक्लूसिव है ना, इसलिए एक जोड़ते हैं इसमें। ओके, नहीं हाँ वो तो मुझे पता, वही मैं जानना चाह रही थी इसमें। आप सभी लोग ध्यान दो, अभी जिन्होंने भी बताया उन्होंने सही बताया। हम लोग कैसे करते हैं, सिंपली आप लोगों ने इंक्लूसिव इंटरवल और सभी लोग अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। हाँ, इस केस में आप लोग ध्यान से देखो क्या है हमारा इंटरवल, अगर ध्यान से देखिए तो 11 से 22 है, 23 से 34 है, यानी यहाँ पर 11 के बाद 22 और 22 के बाद कंटिन्यूएशन नहीं है। ठीक है, तो हम इनको क्या कहते हैं, ये इंक्लूसिव नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट जब हमें लिखनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, 0.5 माइनस करते हैं, और हायर लिमिट में या अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। यानी अगर हम एक्चुअल में देखें, अगर एक्चुअल में हम लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स को बनाएं यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट्स की सारी वैल्यूज में 0.5 माइनस करना पड़ेगा, और अपर लिमिट की सभी वैल्यूज में हमें क्या करना पड़ेगा, 0.5 प्लस करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर आप लोग पहला क्लास इंटरवल देखो, 11 और 22 है, और ये कैसा है, 23 से 34, ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स नहीं है। तो उस केस में हम लोग लोअर लिमिट के लिए क्या करते हैं, जो भी वैल्यू होती है उससे 0.5 माइनस करते हैं। ठीक है, तो 0.5 माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 10.5। ठीक है, और अपर लिमिट आपकी कितनी है, 22, तो इसको लिखेंगे 22, राइटिंग थोड़ी सी वो हो रही है इसमें, 22.5। अब हमें क्या निकालनी, विड्थ निकालनी। विड्थ मतलब इनके बीच का जो स्थान है, स्थान देखने के लिए, यानी हम क्या करेंगे, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे। अब आप इसको माइनस करो, 22.5 में से अगर हम 10.5 को माइनस करें तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, 12 आती है। अब आप लोग चेक करना चाहो तो किसी भी वैल्यूज को ले लो, जैसे 47, 58 को ही ले लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 46.5, 0.5 घटाएंगे तो 46.5, और अपर लिमिट में क्या हो जाएगा 58.5।
जब 58.5 में से 46.5 को आप माइनस करोगे तो क्लास इंटरवल की वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी। वो सभी में सेम आएगी क्योंकि आपने एक इक्वल लेंथ लेके हम लोग चलते हैं क्लास इंटरवल बनाते समय। तो जब आपके क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, इंक्लूसिव नहीं होते हैं। इंक्लूसिव नहीं होने का मतलब क्या है, सिंपली कि एक क्लास जो लोअर क्लास की अपर लिमिट है वो दूसरे क्लास में अगर लोअर लिमिट नहीं बनती है, उसके आगे के नंबर को हम लोग लेते हैं तो वो आपका इंक्लूसिव नहीं होता है। और उस केस में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस बनाने के लिए इसको 0.5 लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। तो ये आपकी सी क्या हो जाती है, तरीके से रेंज हो जाती है। रेंज मतलब बड़ी में से छोटी को घटा देना। तो आप क्या करोगे, सिंपली इस तरह से करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 12। अब हमने इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को पुट ऑन कर दिया और हमारा जो मीन है उसकी वैल्यू आ गई 52.90। अभी जो हमने पहले एक न्यूमेरिकल देखा था उसमें भी वो वही न्यूमेरिकल यहाँ पर भी लिया गया, उसमें भी वैल्यू कितनी आ रही, 52.90। यानी ये कोई भी मेथड यूज कर सकते हो अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का, लेकिन ये जो मेथड है अज्यूमिंग मेथड, इसमें कैलकुलेशन इजी होता है और इसे इसीलिए इतना ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मीडियन की, मीन की। यहाँ तक मीन की बात होगी। मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा, उसमें भी हमने दो बातें सीख ली, मिड पॉइंट और यूनिट डेविएशन मेथड। अब हम लोग बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या करता है, सिंपली जो सेट ऑफ स्कोर्स होते हैं, सेट ऑफ स्कोर्स को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, मीडियन से ऊपर जस्ट 50% स्कोर्स होते हैं और मीडियन से बिलो जस्ट 50% स्कोर्स होते हैं। तो मीडियन सिंपली क्या करता है, ये बताने की कोशिश करता है, यानी मिड पॉइंट एक तरीके से कह सकते हैं। यानी अगर हमारे पास स्कोर्स है तो उसका जैसे हम मिड पॉइंट ही तो निकालने की कोशिश करते हैं, सेंट्रल ही तो निकालने की कोशिश करते हैं। तो मीडियन एक वो सेंट्रल टेंडेंसी है जिसको क्या करता है, दिए हुए स्कोर्स को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अब मीडियन निकालने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, तो एक एक करके बात करेंगे हम लोग। दो केस की, अगर आपका अनग्रुप्ड डेटा यानी आपको कुछ स्कोर्स दे रखे हैं और उनकी मतलब उनको क्लब नहीं किया गया क्लास इंटरवल्स में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक ऑड नंबर, हमने एक स्कोर्स लिया है 2, 5, 9, 3, 5, 4, 7। ये एक अनग्रुप्ड डेटा का एग्जाम्पल है। हमारे पास क्या है, ये कुछ स्कोर्स हैं 2, 5, 9, 3, 5, 4, 7। इनका हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। तो जब आपके पास कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, अगर आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, आपके पास अनग्रुप्ड डेटा है, तो तीसरी बात हमें ये देखनी होती है कि जो अनग्रुप्ड डेटा हमारे पास है उसमें नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं। अब जैसे इसमें आप लोग गिन सकते हो कितने स्कोर्स हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 स्कोर्स है। 7 स्कोर्स यानी ऑड नंबर है। तो जब आपके पास नंबर ऑफ स्कोर्स ऑड होते हैं, हाँ इससे पहले एक और बात, जब हमारे पास स्कोर्स आ गए तो हमने पता लगा लिया कि ऑड है या इवन है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मीडियन कैलकुलेट करते समय क्या करना पड़ता है, अपने सेट ऑफ स्कोर्स को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हो, अरेंज करते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे क्रम में जाना चाहते हो या असेंडिंग ऑर्डर की छोटे से बड़े क्रम में जाना चाहते हो, वो आपकी मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यूज पे। तो आप क्या करोगे, जब भी आपको मीडियन निकालनी हो, आपको अनग्रुप्ड डेटा दे रखा हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है और अनग्रुप्ड डेटा दे रखा है तो सबसे पहले आप क्या करो, अरेंज कर दो असेंडिंग या डिसेंडिंग में। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, नंबर ऑफ स्कोर्स देख लो। अगर ऑड नंबर ऑफ स्कोर्स है तो क्या करेंगे हम, जो मिडिल में स्कोर होता है, या इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसका फॉर्मूला ये होता है, सिंपली एक मिनट, अगर ऑड नंबर ऑफ स्कोर्स है तो मीडियन की वैल्यू होती है n, यहाँ पर आपका सैंपल साइज है या कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स है, n+1 बाई 2th टर्म, 2th टर्म। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, जो फ्रीक्वेंसी ये ऑर्डर्स दे रखे थे, जो स्कोर्स दे रखे थे, उनको ऑर्डर में कर लिया। जैसे इन्होंने यहाँ पर रीऑर्डर किया 2, 3, 4, 5, 7, 9। अब चूंकि यहाँ 7 स्कोर्स है तो आप पुट ऑन करो
n की जगह 7 आ जाएगा, 7 + 1 8, 8/2 4, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट से गिनना शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4, तो फोर्थ नंबर पे जो भी एलिमेंट आएगा वो आपका मीडियन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मीडियन कितनी हो गई, 5। अब इसी तरह अगर आपके पास इवन स्कोर्स, इवन नंबर ऑफ स्कोर्स, तो उस केस में भी क्या करेंगे, सिंपली पहले उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग में हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। उसके बाद उसका फॉर्मूला होता है आपका, उसका फॉर्मूला होता है 1 2 3 4 5 6 n बाई, और यहाँ लिखने में दिक्कत हो रही है, आप लोग समझ लो। जैसे यहाँ पर कितने स्कोर्स है, 6 स्कोर्स हैं, ठीक है, तो n/2th स्कोर्स लेंगे और n/2 + 1th स्कोर लेंगे और उनको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपकी मीडियन यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे स्कोर्स में आप देख सकते हो यहाँ पर मीडियन कैसे है, यहाँ पर 6 स्कोर्स है, तो n/2 किया तो यानी तीसरा पद यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, अब n/2 + 1th टर्म मतलब 3/2 यानी सॉरी 6/2 यानी 3, 3 + 1 4 यानी फोर्थ टर्म, तो ये थर्ड टर्म हो गया। इसकी वैल्यू यहाँ वैल्यू लेंगे 4 होगी, फोर्थ टर्म की वैल्यू 5 होगी। अब इनको आप क्या करोगे, प्लस करके डिवाइड कर दोगे 2 से, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी मीडियन होगी इवन नंबर के केस में। ठीक है, तो ये हो गया ऑड नंबर ऑफ आपके पास स्कोर्स हो तब हम कैसे मीडियन कैलकुलेट करते हैं, और जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ स्कोर्स हो तब हम कैसे मीडियन कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें हम लोग एक और आगे बढ़ते हैं। मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, जबकि आपके पास क्या दे रखा हो, ग्रुप्ड डेटा दे रखा हो। जैसे आप इस केस में देख सकते हो, यहाँ पर क्या दे रखे हैं, हमें क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, और हमें मीडियन कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास ग्रुप्ड डेटा हो और आपको मीडियन कैलकुलेट करनी हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये आपका फॉर्मूला रहा, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक, अब फॉर्मूले को आप लोग ध्यान से देखो, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, ठीक, इनटू ब्रैकेट में n-2 माइनस P.CF लिखा, इसका मतलब प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये टर्म है। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे वैल्यूज पुट ऑन करेंगे उसको हम देखते हैं। जब आपके पास ग्रुप डेटा हो और आपको ग्रुप डेटा और आपको मीडियन निकालनी हो, तो सिंपली हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, जिसे हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैलकुलेट करने का सीधा सा रास्ता ये है कि क्लास इंटरवल में, जहाँ जैसे क्लास इंटरवल हमेशा क्या होता है आपके, या तो यहाँ हो ऐसे दिखेगा आपको, या तो 45 to 50 ऊपर लिखा होगा, या लोएस्ट से स्टार्ट होगा या हाईएस्ट से स्टार्ट होगा, जो आपके न्यूमेरिकल में अगर छपा होगा, जो जिस तरह से शो किया होगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या है, जिधर से लोएस्ट से हम लोग चलते हैं, जैसे 5 से 10 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7। तो यहाँ इससे पहले कोई भी स्कोर्स नहीं, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो 7 को आप एज इट इज यहाँ पर रख दो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं 7। अब क्या करोगे, यहाँ पर जो वैल्यू आई इसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से ऐड ऑन करोगे, यानी 17 7 + 15 22, 22 को आप फिर 24 से प्लस कर तो 46, 46 + 31 करोगे तो आपका 77। तो हम लोग क्या करें, बेसिकली इस तरह से जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई हुई है पहले प्रीसीडिंग में, उसको आगे की फ्रीक्वेंसी से जब ऐड ऑन करते चले जाते हैं तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो, सबसे पहले हम लोग मीडियन क्लास निकालते हैं। मीडियन क्लास निकालने का तरीका क्या है,
n/2 की वैल्यू निकालिए। n/2 यानी n आपका क्या टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्लस कर सकते हो चाहो तो, या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट में आएगी वैल्यू वही आपकी सैंपल साइज या नंबर ऑफ स्कोर्स कहलाती दिखा शो करती है बेसिकली। तो यहाँ पर n आपको प्लस किया तो 200 आया, तो 200/2 बराबर 100। अब आपको देखना है कि ये जो 100 है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के तौर पे देखो वो किस क्लास इंटरवल में आ रही है। अब यहाँ 77 है तो इसमें तो आएगी नहीं 100, तो इसके और इसके जस्ट बाद क्या है 119, तो यानी इसी के ये जो आपका क्लास इंटरवल है वो आपका क्या कहलाएगा, मीडियन क्लास कहलाएगा। ठीक है, ये आपका मीडियन क्लास हो गया। अब सारा हम क्या करना है, फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट ऑन करनी है और हमारी वैल्यू आ जाएगी। L1 क्या होता है, जो मीडियन क्लास है, जो मीडियन क्लास है उसकी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है 25, तो हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे 25 प्लस L2 माइनस L1। L2 मतलब क्या है अपर लिमिट, तो मीडियन क्लास की अपर लिमिट क्या है 30, तो हमने 30 लिख दिया। लोअर लिमिट 25 है अपॉन f, यहाँ पर f की वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो नीले से पूरा ये बैंड बना हुआ है, यहाँ पर 42 लिखा ब्रैकेट n/2 यानी 200/2 करोगे आपकी 100 वैल्यू आ जाएगी, माइनस प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब जो भी क्लास मीडियन क्लास है उसके जस्ट पहले वाला जो क्लास है उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको यहाँ पुट ऑन करें। तो यहाँ पर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास ये है, इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 119 है, तो जस्ट पहले वाले की हमें ये नहीं लिखनी, हमें इससे जस्ट निचले वाले की लिखनी है, प्रीसीडिंग की लिखनी है। तो यहाँ पर क्या है 77, तो हमने क्या किया 77 पुट ऑन कर दिया। अब ये आपका स्कोर्स का बन गया है। अब आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मीडियन की वैल्यू सॉरी 27.74। इस न्यूमेरिकल में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्हीं न्यूमेरिकल से आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप सभी लोग प्रैक्टिस कर लेना इसकी थोड़ी, स्टैट से भी, क्योंकि एक यूनिट स्टैट की है। अब हम लोग बात करते हैं आगे मोड की। ठीक है, मोड बेसिकली क्या होता है, दिए गए सेट ऑफ स्कोर्स में जो स्कोर सब कोई भी ऐसा स्कोर जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो वो कहलाता है मोड या बहुलांक। नाम से ही आप लोग समझे, बहुत आने वाला। बहुलांक मतलब वो अंक जो बहुत बहुलता में पाया गया हो कि भी किसी गिवन सेट ऑफ स्कोर्स में। तो मोड सिंपली क्या करता है, किसी भी सेट ऑफ स्कोर्स में कोई ऐसा पर्टिकुलर स्कोर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसे हम मोड कहते हैं। यानी कोई भी सेट ऑफ स्कोर्स जिसमें कोई भी ऐसा स्कोर जो कई बार आए वो आपका मोड कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक आप एग्जाम्पल देख लो कि किसी स्कूल के 3 सेक्शन लिए गए ABC, उनमें कुछ बच्चे थे, उनके टेस्ट लिए गए, उनके स्कोर्स कुछ इस प्रकार हैं। ठीक है, स्कोर्स ऑफ सेक्शन ए में आप लोग बताओ मोड क्या होगा, अगर मोड आपको समझ में आ गया है। मोड मतलब कोई भी स्कोर जो सबसे ज्यादा बार आए। सेक्शन ए में 20 मैम। ठीक है 20, तो 20 स्कोर्स इसमें 3 बार आया है और बाकी सारे स्कोर्स की फ्रीक्वेंसी कम है, तो इस कोर्स में स्कोर्स ऑफ सेक्शन ए में मोड आपका क्या है 20 है। अब चूंकि इन जो ये स्कोर्स ऑफ सेक्शन ए है, जो सेट ऑफ स्कोर्स है, इसमें केवल और केवल एक ही मोड है, इसलिए इसको यूनी मॉडल कहते हैं। इस जो स्कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसी तरह आप लोग स्कोर्स ऑफ सेक्शन बी पे आओ, यहाँ पर कौन कौन से मोड्स हैं, यहाँ पर मोड क्या है 24 and 18 24 और 18। हाँ, तो आप लोग देख रहे होंगे कि 24 भी 2 बार आया है और 18 भी 2 बार आया है। इन्हीं स्कोर्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि इस सेट ऑफ स्कोर्स में 2 मोड है, तो इसी तरह इसको बाई मॉडल कहते हैं। ठीक,
आप सभी लोग जब आंसर दिया करो तभी अपना माइक्रोफोन अनम्यूट किया करो, वरना क्या होता है इको प्रॉब्लम हो जाती है। देन आप सेक्शन सी में देखो तो आपको देखने में नजर आ रहा होगा कि 25, 21 और 18 तीन स्कोर से, तीनों ही स्कोर 3-3 12 है। तो इस केस में क्या होगा, इसको बोलेंगे ट्राई मॉडल। तो क्या होता है, जैसे जैसे आपके किसी सेट ऑफ स्कोर्स में बहुलांक की संख्या बढ़ती आती है, हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऐसी यूनी मॉडल, बाई मॉडल, ट्राई मॉडल और मल्टी मॉडल की संज्ञा देते हैं। ये बात हो गई। अब एकदम लास्ट न्यूमेरिकल है ये। अगर मोड आपका, जैसे अभी आप ये जो हमने देखा सेट ऑफ स्कोर्स देखे तो अनग्रुप्ड डेटा है। अगर आपका ग्रुप्ड डेटा फॉर्म में मोड निकालने की बात आती है तो उसके लिए फॉर्मूला आप ये देख सकते हो, मोड फॉर ग्रुप्ड डेटा। इन सॉल्विंग द मोड वैल्यू इन ग्रुप्ड डेटा यूज द फॉर्मूला दिस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो x के ऊपर एक कैप सा बना है। अब यहाँ पर चाहो तो मोड भी लिख सकते हो, मोड लिख दो। मोड इज इक्वल टू एल बी प्लस d1 अपॉन d1 प्लस d2 इंटू सी आई। कहीं कहीं सी लिखा होता है तो उसको भी क्लास इंटरवल बोलते हैं, कहीं कहीं सी आई भी लिखते हैं लोग तो उसको भी क्लास इंटरवल आप कह सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो नोटेशन वो किसको शो कर रहे हैं। एल बी क्या है, लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, जो आपका चूंकि ग्रुप्ड है तो यानी आपके क्लास इंटरवल्स होंगे। तो जो मॉडल क्लास होगा, मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग बात करेंगे। मॉडल क्लास की जो क्लास इंटरवल है उसकी जो लोअर लिमिट है वो आपकी कहलाती है एल बी। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट आपकी क्या, जो क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट होती है वो आपकी एल बी होती है। मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, जिस भी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही क्लास इंटरवल आपका मॉडल क्लास कहलाएगा। ठीक है, मॉडल क्लास का निर्धारण हो गया। अब बात करते हैं D1 और D2 की। D1 क्या है, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड द फ्रीक्वेंसी अबव इट। अभी हम लोग इसको, आप लोग न्यूमेरिकल जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, D1 मतलब सिंपली क्या है, डिफरेंस है किसके बीच में, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है और जस्ट उससे अबव क्लास जो इंटरवल क्लास, जो इंटर क्लास इंटरवल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका D1 होता है। D2 क्या है, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है और जो जस्ट उसके नीचे, जो उसके बिलो जो नीचे फ्रीक्वेंसी है उनका जो डिफरेंस है वो आपको क्या कहलाएगा, D2 कहलाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि when the scores are arranged from lowest to highest, यानी आपका ऊपर जो क्लास इंटरवल होगा वो लोएस्ट होगा और नीचे जो होगा वो हाईएस्ट होगा। या आप उल्टा दूसरी तरह से भी कर सकते हो, लेकिन मतलब एक अरेंज्ड फॉर्म में होना चाहिए। सी आई आपका क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। अब हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी कुछ क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है और हमें निकालना है scores of 40 students in a science class consist of 60 items and they are tabulated below। आपको ये स्कोर्स, ये क्लास इंटरवल्स दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपको मोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे। तो मॉडल क्लास के लिए जिस भी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, इसमें देखें अगर हम लोग 5 2 2 2 9, तो 9 इस ये वाला जो क्लास इंटरवल ये आपको क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास। क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो मॉडल क्लास आपका हो गया 35 से 39 वाला। अब हम देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल की जो फॉर्मूला है वो क्या है, एलबी। एलबी मतलब क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब हमारा क्लास अगर हम देखें तो ये 9 है और यहाँ लिखा है 35 to 39। ठीक, जब आपका क्लास इंटरवल्स इंक्लूसिव ना हो, एक्सक्लूसिव हो, तो हमेशा लोअर लिमिट लिखते समय 0.5 माइनस करना चाहिए जो भी लोअर लिमिट शो हो रही है, और अगर आपको हायर लिमिट लिखनी है तो उसमें आप 0.5 प्लस करोगे। तो यहाँ पर मॉडल क्लास 35 है लोअर लिमिट, तो 35 में से क्या करोगे, 0.5 माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 34.5। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 34.5 प्लस D1। D1 आपका क्या है,
मॉडल क्लास और उससे जस्ट अबव, अबव मतलब उससे बढ़ते हुए क्लास इंटरवल की तरफ अगर हम देखें तो उनकी फ्रीक्वेंसी के बीच का अंतर। इस केस में 35 से 39 आपकी मॉडल क्लास है, उसके जस्ट अबव कौन सा इंटरवल है, 40 से 44, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6, तो इनके बीच का डिफरेंस 9 - 6 3 हो जाएगा, तो वो आपका होता है D1। D2 क्या होता है, मॉडल क्लास और से जस्ट बिलो, यानी पीछे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है फ्रीक्वेंसी की, 2, तो 9 - 2 7, तो D1 की वैल्यू होगी 3। सॉरी, अच्छा ओके, ठीक है, ये मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास से जस्ट ऊपर जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी D1 होगी। इस केस में 9 - 2 7, D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7। मॉडल क्लास के जस्ट नीचे जो फ्रीक्वेंसी है उसमें से जब आप मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को माइनस करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी D2 आएगी। इस केस में D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 - 6 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी D1 D2 की वैल्यू पता चल गई, 7/7 + 3 × CI। क्लास इंटरवल देख लेते हैं, 10 से 14, 15 से 19, ठीक है, ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स बने हुए हैं। तो जब भी एक्सक्लूसिव हो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको लोअर लिमिट निकालनी हो या हायर लिमिट निकालनी हो या क्लास इंटरवल की विड्थ निकालनी हो तो हमेशा क्या करेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। यहाँ पर अगर हमें विड्थ निकालनी तो क्या हो जाएगा, 10 में 0.5 माइनस किया 9.5, लोअर लिमिट आ गई 9.5, अपर लिमिट क्या आ जाएगी 14.5। अब विड्थ निकालने क्या करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते हैं, तो 14.5 माइनस 9.5 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो क्लास इंटरवल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पर 5। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ गई मोड की 38। The mode of the score distribution that consists of 40 students is 38 because 38 occurred several times। ठीक है, तो ये तरीका क्या है आपका, जब आपके पास ग्रुप्ड डेटा हो तो उस केस में मोड को कैलकुलेट करने का तरीका ये है। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में आज हमने जाना कि मीन क्या, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली क्या होता है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, और इन सभी को ग्रुप डेटा में कैसे निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, और अनग्रुप डेटा में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक बहुत ही इन तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसीज में एक रिलेशन होता है जो बहुत बार आप लोग के डिफरेंट डिसिप्लिन से हो आप लोग, लेकिन फिर भी नॉर्मल एक उसमें पूछा जाता है कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो उसकी रिलेशनशिप ये है, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। मोड बराबर होता है आपका 3 × मीडियन - 2 मीन। जैसे मान लो आपको न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें मीन और मीडियन की वैल्यू दे रखी है और आपको मोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो आप सिंपली क्या करोगे, मीडियन की वैल्यू में 3 से इंटू करोगे और मीन की वैल्यू में 2 से इंटू करोगे, फिर मीडियन वाली जो वैल्यू है उसमें से मीन वाली वैल्यू माइनस कर दोगे। और इसी को हम ऑल्टर कर करके क्या कर सकते हैं कि दो की वैल्यूज हमें दे रखी होंगी, हमें तीसरे की वैल्यू निकालनी होगी। कई बार ये जो फॉर्मूला है ये नेट के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन। हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कौन किधर है, 3 मीडियन - 2 मीन बच्चों को याद होता है, लेकिन वो जो आपके कह सकते हैं ऑप्शंस होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि कंफ्यूज हो जाता है कि 2 आपका मीडियन से है या 3 मीन से, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है नेट का। तो इसी के साथ आज का जो क्लास था मेरी तरफ से यहीं पर बाइंड अप होता है। आप में से किसी को भी कुछ पूछना हो किसी कैलकुलेशन के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो आप पूछने के लिए फ्री हो। मैम हम लोगों का पेमेंट गेटवे भी अपडेट नहीं हुआ। आलोक मैं पढ़ना पान दिया अटेंडेंस मैम, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आलोक आप जो ग्रुप्स के एडमिन है ना, मैं एडमिन नहीं हूँ बेसिकली, मेरा मैं सिर्फ क्लास ले रही हूँ, बाकी जो आप लोग का काम देख रहे हैं जो ग्रुप के एडमिन से आप उनसे कांटेक्ट करो, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। ठीक है, डॉक्टर गोपाल सिंह, वर्षा मैम और बाकी जो लोग हैं।
तो आज की अटेंडेंस हम लोग ले लेते हैं। मैम बस एक इसी में क्वेश्चन पूछना था, क्या पिछली बार जब सिलेबस कहा था तो म्यूजिक में ये शायद स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट नहीं था, तो क्या हमारे में एप्लीकेबल होगा इस बार कि नहीं होगा? अंकित आप सिलेबस में देखो, मेंशन है इस बार वाले जो सिलेबस है आप लोग का, उसमें मेंशन है कि आप लोग दोगे कि नहीं दोगे, मतलब आपके पास आएंगे क्वेश्चंस की नहीं आएंगे, उसमें मेंशन है। मेरे ख्याल से शायद नहीं है, तो एक बार आप सिलेबस देख लो। ठीक है अंकित, सिलेबस वही ओल्ड वाला सिलेबस ही चलेगा ना, कि इस बार कुछ चेंज किया गया है? जो ग्रुप में सिलेबस आपके डाले गए थे, जो गोपाल सर ने वो अच्छा ओके, उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है, ओके ठीक है। अब हम लोग अटेंडेंस पे बात, अटेंडेंस आप लोग की ले लेते हैं। आलोक प्रेजेंट मैम। ओके, असगार प्रेजेंट मैम। ज्ञान लोक प्रेजेंट मैम। हाँ असगार आपकी प्रेजेंट होगी। ज्ञान लोक यस मैम। भानु प्रताप यस मैम, प्रेजेंट भानु प्रताप। हाँ ठीक है। इमाम प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट। इमाम आपने ही ग्रुप पे मैसेज भेजा है ऐड नंबर करने के लिए? नहीं मैम, मैं नहीं भेजा। मैम हमने भेजा है। अंकित आपने भेजा है, तो वो ग्रुप एडमिन से ही आप कह दो, वो कर देंगे। अंकित श्रीवास्तव यस मैम। प्रेजेंट। अपर्णा पांडे, नेहा सिंह प्रेजेंट मैम। ओके। स्नेहा सिंह प्रेजेंट मैम। प्रतिभा यस मैम। ओके हाँ प्रतिभा आपका हो गया। प्रेम प्रकाश सिंह, राजीव कुमार, यस मैम। राजीव। विवेक आज भी आए नहीं आए। मुरली यस मैम। हाँ प्रेम आपकी लगा दी मैंने, ठीक है आप आ गए। मुरली यस मैम। ओके। संगीता प्रेजेंट मैम। प्रदीप कुमार है यहाँ पर। शुभम चौधरी वो भी नहीं है। ये पलक। ओके थैंक यू क्लास, थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। क्लास।